तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिखा वो एडिशनल अपैरेटस था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये हमने क्यों लिखा था। एडिशनल अपैरेटस, और उसमें आपने थर्मामीटर ऐड करवाया और रूलर। मीटर रूल भी लिख सकते हो, सेम बात है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो, अब इसका मेथड लिखेंगे हम। अच्छा, मेथड में हम सबसे पहले ये करेंगे कि बीकर में वाटर फिल करेंगे। अच्छा, ब्रीफली उन्होंने लिखा, इसका मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि टोटल 7 मार्क्स तो ही है क्वेश्चन के। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स मिल रहे हो, आप बहुत डिटेल करके लिखो तो इसमें आपको इतने ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होने के चांस भी नहीं है। ठीक है, कि आपके मतलब मार्क्स कम मिलेंगे, 4 में से 2 मिल गए, 1 मिला। तो फिल वाटर इन बीकर, और इसमें हम बॉल को ड्रॉप कर देंगे। फिर से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड थर्मल एनर्जी। और अब आपने ये करना है कि बॉल का, जब तक पूरी बॉल का टेम्परेचर सेम ना हो जाए ना। अब ऐसा नहीं कि आपने हाफ बॉल, क्योंकि हमने कन्वेक्शन करंट भी पढ़ा है, तो उसमें ये होता है कि जो बॉल की साइड जो वाटर में बिल्कुल लो होगी तो वहां से सबसे पहले हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी, तो जल्दी हीट अप हो जाएगी। तो आपने वेट करना है कि बॉल प्रॉपरली हीट अप हो जाए, दोनों का सेम टेम्परेचर आ जाए, फिर आप बॉल को वहां से रिमूव करोगे। प्रोवाइड थर्मल एनर्जी टू वाटर इन बीकर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर। ठीक है, ये वाला आपके पास प्रोसेस हो गया। अब आपने इनको ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप द बॉल फ्रॉम अ हाइट एंड मेजर द हाइट ऑफ द बाउंस ऑफ द बॉल। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा, अब आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ था अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बाउंस हाइट ऑफ अ स्क्वॉश बॉल। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अब हमने ये चेक करना है कि कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। ठीक है,
तो ये हमने बेसिकली चेक करना है, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, थर्मल एनर्जी मिल गई, प्लस थोड़ा सा पार्टिकल्स एक्सपेंड होना स्टार्ट होते हैं, कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड गैस तो बहुत तेजी से एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, और रबर भी क्योंकि हॉलो, बॉल भी क्योंकि हॉलो रबर से बनी हुई है, तो इसलिए एक्सपेंशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस वजह से हमने वहां पर लिखा है कि हमने बाउंस की हाइट को मेजर करना है। ठीक है, बाउंस ऑफ द बॉल। अब ये वाली आपके पास ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, हमने ये नहीं बताना कि एक एक चीज बिल्कुल डिटेल नहीं बतानी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम सारी चीजें उस तरह से नहीं लिख पाएंगे जो वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लिख रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने जो एक पॉइंट मेंशन किया था रिपीट एक्सपेरिमेंट वाला, उसका एक अलग से मार्क मिलेगा। मतलब ये जो पूरा आपने मेंशन कर दिया, इसका आपको एक मार्क मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद प्रिकॉशन के तौर पे आपने रिपीट करना है इस एक्सपेरिमेंट को, एक मार्क आपको उसके लिए मिलेगा। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। टेम्परेचर भी हम वन बाय वन चेंज करेंगे, और हर टेम्परेचर के लिए एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ रीडिंग होना चाहिए आपके पास। ठीक है। एंड रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ रीडिंग डिस्क्रिप्शन सबकी अपनी अपनी होगी, कोई किसी तरह से एक्सप्लेन करेगा, कोई किसी तरह से, लेकिन मेन आइडिया आपके पास सेम रहेगा कि रिपीटेशन इसमें कंपलसरी है। ठीक है, अब रिपीटेशन हो गई, और अब आपके पास जो कंट्रोल था यहाँ पे, मेथड था बेसिकली, यस, वन प्रिकॉशन, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेसिफिक यहाँ पर कोई एक प्रिकॉशन की बात की है कि कोई भी प्रिकॉशंस अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्योंकि मार्किंग नहीं होती, आप 4-5 क्वेश्चंस देखोगे ना तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है ज्यादातर, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी देखो 5 पार्ट्स तो हैं, अगर सबके लिए एक एक मार्क हो तो ऑलरेडी 5 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशन का एक होगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करने का एक मार्क होगा, दो हो गए। ठीक है, और अभी हमने रीडिंग बतानी है फाइनल, और कॉलम्स बताएंगे, उनकी मार्किंग्स भी होगी। और अगर आप चाहो तो 2-3 लिख दो, कोई मसला नहीं है, सेफ साइड के लिए आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप उसको मेंशन कर दो। जैसे कि यहाँ पर आपने एक प्रिकॉशन लिख दिया, एक और हम ये लिख सकते हैं, वो जो हम बॉल की बात कर रहे थे कि बॉल का कंप्लीट टेम्परेचर सेम हो जाए ओवरऑल, ऐसा ना हो कि हाफ बॉल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अभी हाफ का नहीं हुआ था, और हमने उसको जो है वो वाटर से बाहर निकाल लिया। ठीक है। और इसके अलावा भी हो सकते हैं कि आपके पास जो सरफेस है जिस पे आप बाउंस करवा रहे हो वो आपका चेंज ना हो, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है। कीप द सेम सरफेस। एक और लिख सकते हैं।
अच्छा, आपके पास प्रिकॉशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो था वो वेरिएबल का मेंशन करना है जो कांस्टेंट रखना है हमने। तो अब हम की वेरिएबल पे आ जाते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द बॉल आपने सेम रखनी है। हाइट ऑफ द बॉल का मतलब जब हम ड्रॉप कर रहे हैं सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे, ताकि बाउंस, क्योंकि अगर डिफरेंट हाइट से करोगे डेफिनेटली बाउंस में चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हम उसको सेम रखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट था कि आपने टेबल जो ड्रॉ करना है और उनकी हेडिंग्स मेंशन करनी है कि क्या क्या रीडिंग्स हमें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में दो ही चीजें नजर आई हमें, टेम्परेचर और बाउंस हाइट। ठीक है। तो हम इसका टेबल बनाते हैं। अच्छा, ड्रॉ करने का मतलब ये कि आप कॉलम्स बना सकते हो। ठीक है। जिस तरह से लेट सपोज आपने कॉलम्स बना दिए। अच्छा, जो टेम्परेचर होगा, अब एक टेम्परेचर पे जिस तरह से आपने 5 बार रीडिंग्स लेनी है। ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप उसे हॉरिजॉन्टल कर दो या वर्टिकल कर दो। ठीक है। क्योंकि एक टेम्परेचर पे अगर 5 सेट्स ऑफ रीडिंग आएंगी तो फिर हम उनका एवरेज लेंगे। ठीक है। तो हम कॉलम को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। एक में हमारे पास सीरियल नंबर आ गया लेट सपोज, ताकि रीडिंग्स की काउंटिंग भी आप शो कर सको। फिर उसके बाद आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नोट करेंगे। ठीक है, ये भी आप लिख देना। और बाउंस हाइट, बाउंस हाइट आपके पास सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है। ठीक है। फिर आप चाहो तो उसको मीटर में कैलकुलेशन वाइज कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपके पास मीटर रूल पे सेंटीमीटर्स ही होगा। क्योंकि मीटर रूल का मतलब ये है, उसमें पूरे स्केल में 1 मीटर के इक्वल वो उसकी लेंथ होती है। तो मीटर्स में तो हम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, सेंटीमीटर्स में ही होगा। ठीक है। और लास्ट में एवरेज। और एवरेज किसका होगा? हाइट का एवरेज लेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएगी हाइट की, और फिर आप उनका एवरेज ले लोगे। तो आप बस हेडिंग्स लिख दोगे, वो भी इनफ है। पूरा शो नहीं करना कि इतनी इतनी रीडिंग्स आपने लेकर जो है वो उसका एवरेज लेना है, क्योंकि नंबर्स आपके पास नहीं है। तो एग्जैक्टली आप मेंशन नहीं कर सकते। अब फाइनल पार्ट आपके पास रह गया कि फाइनल रीडिंग आप कैसे इसकी जो है वो इसमें से कंक्लूड करोगे। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल क्या होता है कि मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में ये होता है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो। ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट के लिए हम यही मेंशन कर देंगे कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया। अगर ग्राफ कर्व होता है तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है, तो वो इन्वर्सली या डायरेक्टली वो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है।
रिजल्ट, और रिजल्ट में आप मेंशन कर दोगे क्वांटिटीज मेंशन कर देना जिनका ग्राफ बना रहे हो। और आप ग्राफ बिहेवियर को देखते हुए उस पे फाइनल कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक पूरा प्लानिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट, और इतना मुश्किल नहीं होता। आप इसमें ये होता है कि आप क्वेश्चन मार्किंग स्कीम दोनों साथ रख के ना बस गो थ्रू भी करते रहोगे ना, तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसमें ये नहीं होता कि आप पूरा पूरा खुद से सॉल्व करो। आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स की जो बस है क्वेश्चन देखो, एक माइंड में इमेज बनाओ कि ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसकी मार्किंग स्कीम देख लो। ठीक है, तो उससे आपको ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी कोई रिवीजन हो जाएगा कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ें भी हो सकती है, इसमें ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास एक जर्नल का हो गया। अब एक हम थर्मल से रिलेटेड भी देख लेते हैं कि उसमें अगर प्लानिंग क्वेश्चन होता है वो किस तरह से हो सकता है। अच्छा, ये आपके पास थर्मल का एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी सारी आप देखो डिटेल पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये आपके पास प्लानिंग क्वेश्चन है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि प्लानिंग क्वेश्चन वैसे तो नंबर 4 ही होता है ऑलवेज। तो कहीं भी आपको नंबर 4 दिखेगा वो प्लानिंग का ही क्वेश्चन होगा। अदरवाइज सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ होती है तो आपको आइडिया हो जाता है ये प्लानिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में तो आपने देखा है कि पूरी डिटेल्स वो मेंशन करते हैं, और फिर उन डिटेल्स को देखते हुए ही आप उसका फाइनल आंसर लिख रहे होते हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास सारी वैल्यूज होती हैं। आप खुद से उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो अब इसमें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या पूछ रहे हैं, इस तरह से पूछ रहे हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम टेकन। ठीक है, एक तो आपको क्वांटिटी पता चल गई कि टाइम नोट करना है बेसिकली, फॉर वाटर टू एवापोरेट टू ड्राइनेस व्हेन हीटेड फ्रॉम अबव। ठीक है, इसका मतलब है हीटिंग जो है वो सोर्स ऊपर से यूज किया जा रहा है, और डायग्राम में सेटअप शो किया हुआ है। हीटर की पावर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। वाटर सप्लाई हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, मीटर रूलर गिवन है आपके पास।
इंफ्रारेड हीटर है, ठीक है, ये मतलब हीटिंग इजीली हो सकती है। और ये पावर सप्लाई आ गई, एक शैलो डिश आ गई, उसमें वाटर आ गया, उसका सरफेस भी ओपन रखा है ताकि इजीली एवोपरेशन हो सकती है इसमें। अब आपने ये बताना है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ वन फैक्टर इफेक्ट्स द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू एवापोरेट। ठीक है, अगेन वही बात, थियोरेटिकल पूरा आपने अप्लाई नहीं करना। वैसे तो आपको फैक्टर्स पता है एवापोरेशन के लिए, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, फिर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें हमने अभी खुद से अप्लाई नहीं करनी। यू डोंट नीड टू राइट अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्लियरली लिखा हुआ है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिखना, कोई मार्क नहीं मिलेगा अगर लिख भी दो आप उसको। ठीक है, उसका कोई मार्क नहीं है इस पर। कोई एडिशनल अपैरेटस आपको रिक्वायर्ड है वो मेंशन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दो तो मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं। फिर की वेरिएबल, ये भी आपके पास हर बार वो आपसे पूछते हैं कि जिसे आप कांस्टेंट रख रहे हो। फिर अगेन ड्रॉ टेबल एंड कॉलम्स, हेडिंग्स टू शो हाउ यू डिस्प्ले द रीडिंग। कोई रीडिंग नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग आप नोट नहीं कर सकते इस तरह से खुद इमेजिनरी। और फाइनली कि आप अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचोगे अपनी रीडिंग्स को देखते हुए। तो अब आप अगेन देखो, आपको 5 यहाँ पे टास्क दिए हैं, और सबसे मेन ये है कि आपने वो फैक्टर खुद आइडेंटिफाई करना है इस बार। ठीक है, उन्होंने फैक्टर आपको इस बार बताया नहीं है, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपको डिटेल में लिख दिया था कि आपने ये परफॉर्मेंस करनी है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज है टाइम टेकन। ठीक है, एक फैक्टर हमें पता है टाइम टेकन की बात हो रही है, और दूसरा शैलो वाटर है, मतलब सॉरी शैलो डिश में वाटर फिल है, और हीटर जो है वो उसको सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हीटर के बारे में तो उन्होंने पहले लिख दिया कि हीटिंग जो सप्लाई है वो सेम है, तो उसको आप कांस्टेंट फैक्टर में नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है, उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोई आपके माइंड में आ रहा हो कि एडिशनल अपैरेटस में क्या चीज़ आपको ऐसी रिक्वायर्ड है कि जो बहुत कंपलसरी है। कोई अपैरेटस आपके स्टॉप माइंड। वॉच। स्टॉप वॉच, बिल्कुल सही, क्योंकि टाइम टेकन है, टाइम टेकन के लिए उन्होंने स्टॉप वॉच आपको दी ही नहीं है, तो टाइम कैसे नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास स्टॉप वॉच आ गई। अच्छा, बेसिकली अगर आप एक्सपेरिमेंट देखो तो एक्सपेरिमेंट ये है कि जब आप इसे हीटअप कर रहे हो तो एवोपरेट होने में वो कुछ टाइम लेगा, और जो जैसे जैसे वो एवोपरेट होता रहेगा आप उसका स्टॉप वॉच के साथ टाइम नोट करोगे कितने टाइम में ये एवोपरेट हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, और अब इसमें क्या होगा कि अब आपने वो दूसरा फैक्टर देखना है कि आप क्या चीज़ इसमें नोट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग तो उन्होंने खुद से आपको कहा है, तो आप तब तक एवापोरेट करवाओगे इसे जब तक वो पूरी डिश ड्राई ना हो जाए, क्योंकि बहुत शैलो डिश ली है, और हीटर भी आपने एक एक्सटर्नल लगाया, तो एवापोरेशन फास्ट हो जाएगी, बहुत स्लो नहीं होगी। ठीक है, और रिपीट भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, ये बात भी हमें पता है, ये तो हम अपने उस स्टेप में लिखेंगे जो कि एक्सप्लेनेशन वाला है, कि जिसमें आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि आपने प्रैक्टिस किस चीज़ को कर रहे हो आप यहाँ पर। और उसके अलावा आपके माइंड में क्या आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो वाटर की डेप्थ होगी वो हम सेम रख सकते हैं। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें वाटर फिल करेंगे, हीटर ऑन करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, और टाइम नोट करेंगे कि वाटर कितनी देर में कंप्लीटली डिसअपेयर हो रहा है, कितनी देर में एवोपरेट हो रहा है, और डिश आपके पास ड्राई हो रही है। ठीक है, फिर हम इसको सेम रिपीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये कर सकते हो
कि अब इन्होंने कहा है कि टाइम टेकन फॉर वाटर टू एवोपरेट टू ड्राइनेस। तो आप ये कर सकते हो कि वॉल्यूम चेंज करके ये देख सकते हो कि अगर इतना वाटर था तो इसने इतना टाइम लिया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कितना टाइम लेगा एवोपरेट होने में, उससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो कितना टाइम लेगा। ठीक है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस हीटर का डिस्टेंस चेंज कर दो। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका डिस्टेंस इससे इंक्रीज डिक्रीज कर दोगे उससे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप जितना क्लोज रखोगे उतनी मैक्सिमम हीट सप्लाई होगी, आप इसे जितना दूर रखोगे उतनी आपके पास जो है वो फिर डिफरेंस हो जाएगा। अब ये दो चीजें आ गई। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है ना। अब आप अगर लेट सपोज हाइट कांस्टेंट रखते हो, हीटर की हाइट कांस्टेंट रखते हो, तो फिर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? वॉल्यूम, वाटर की डेप्थ। अगर आप वाटर की डेप्थ कांस्टेंट रख रहे हो तो आप हीटर की हाइट चेंज कर दो। ठीक है। एक फैक्टर आ गया आपके पास। तो कोई एक चीज इसमें से कांस्टेंट रखोगे तो डेफिनेटली दूसरी चीज जो है वो वेरिएबल हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है, कोई स्टूडेंट हाइट वाले कॉन्सेप्ट पर जाएगा, कोई डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट पे जाएगा। ठीक है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं इस आंसर में, क्योंकि उन्होंने खुद से कुछ नहीं कहा, तो डेफिनेटली फिर आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली अब हम इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। जिसके लिए मैंने लाइंस का स्पेस ऐड नहीं किया, तो मैं यही मेंशन कर देता हूँ। तो बेसिकली हम इसका मेथड, apparatus तो हमने ऊपर लिख दिया, मेथड हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो स्टार्ट द एवोपरेशन प्रोसेस एंड रिकॉर्ड द टाइम विद स्टॉप वॉच इन विच water evaporates completely and repeat the experiment with different depth of water in the dish। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने डेप्थ को वेरिएबल कर लिया। इसका मतलब है अब हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर होगा वो हाइट वाला कांस्टेंट होगा। ठीक है। और इसमें इतना कुछ ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्रेज कर सकते हो इसको। ठीक है। और अगेन एक वही स्टेप होगा कि आप इसको रिपीट करो एक्सपेरिमेंट्स को, और सेट्स ऑफ रीडिंग इसमें से नोट कर लो। ठीक है। वैसे उन्होंने कुछ कहा नहीं है इसमें स्पेसिफिक, तो इसलिए आप इतना ज़्यादा रिपीट वाले कॉन्सेप्ट को बस इतना भी लिख दोगे तो इनफ होगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पांच पांच रीडिंग्स थोड़ी सी लेंदी भी हो जाएगी। और अब इसमें जो कांस्टेंट फैक्टर है हमारे पास,
अब इसमें हम की वेरिएबल की बात करें तो की वेरिएबल हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम डिश, ये हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, हमने ये कांस्टेंट रख लिया और डेप्थ को हम वेरिएबल कर रहे हैं। अगर आप डेप्थ को वेरिएबल नहीं रखना चाहते, आप उसे कांस्टेंट कर दो, आप डिफरेंट हाइट्स पे एवोपरेशन नोट कर लो। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने लिखा था कि रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज आप बस ये भी नोट कर लेना कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पास वाटर रूम टेम्परेचर पे ही हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो वाटर का टेम्परेचर हाई हो लो हो, तो उसकी वजह से भी फिर एवोपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम मेथड में लिख देते हैं। कीपिंग द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम एज रूम टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद फिर अब रीडिंग वाला पार्ट आ जाएगा कि अब आपने इसमें टेबल क्या ड्रॉ करना है। तो अब टेबल वाली बात पे आते हैं। थोड़ा स्पेस भी शॉर्ट था इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, बाकी डिस्कस हमने कर लिया। वो आप फिर उसकी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन की थी वो आप कर सकते हो। आप सरफेस एरिया के बारे में भी बात कर सकते हो कि उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, और अब हमारे पास जो टेबल होगा उस टेबल में आपको पता है अब दो ही चीज़ें हैं हमारे पास। एक हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा और उसके अलावा डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर हम साइड से जो है वो रूलर से इसकी हाइट मेजर कर लेंगे, सिंपल। तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी जिस तरह हम प्रेशर इन लिक्विड के फॉर्मूला भी करते थे डेप्थ। तो ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। और उसके बाद टाइम टेकन फॉर एवोपरेशन। और फाइनल, लेट्स सपोज हम तीन रीडिंग्स भी लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट लेंदी होता है तो हम तीन सेट्स की रीडिंग कर लेते हैं, और ये भी सेकंड्स में होगा। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न टाइम टेकन का है कि इस हाइट पे टाइम कितना वो कंज्यूम कर रहा है। और फाइनल पार्ट होगा कंक्लूजन। अब हम इसमें दोबारा प्लॉट ग्राफ करेंगे। प्लॉट ग्राफ ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर एंड टाइम टेकन प्लॉट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एंड कंक्लूड द रिजल्ट।
मतलब जिस तरह वो आपको क्वेश्चन देते हैं ना कि आपने ये परफॉर्मेंस करके ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो अब इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे होते हो बेसिकली। तो जब वैल्यूज होंगी तो वर्किंग अब तभी हम कर पाएंगे, विदाउट वैल्यूज तो वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से बोरिंग टाइप होते हैं, क्योंकि जो करना है आपने खुद ही सोचना है और डिस्क्रिप्टिव लिखना है इसको। और कुछ आपके पास हिंट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी आपको आइडिया हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, एंड करना है। लाइट वाले में देखते हैं अब। लाइट वाले में तो वैसे हमने देखे थे कि नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत सारे थे रिपीटेड, जब हम लास्ट टाइम देख रहे थे, क्योंकि उसमें वो वाला क्वेश्चन थोड़ा आपके पास जो है ना डिटेल बनता है एज कम्पेयर टू प्लानिंग वाले क्वेश्चन से। अब ये एक प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन आप देखो अच्छी खासी उन्होंने लेंदी दी है। तो अब हम देखते हैं लाइट वाले क्वेश्चन को भी। अच्छा, अब आप इस एक्सपेरिमेंट में देखो तो आपको इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ द कलर ऑफ लाइट ऑन द फोकल लेंथ। तो अब आपने ये देखना है कि लाइट का कलर चेंज करने से फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली जो हमने डायग्राम देखी थी ना प्रीवियस क्वेश्चंस में जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, ये उसी से लिंक करके दिया उन्होंने, कि उसमें डिस्टेंस चेंज कर रहे थे, इसमें उन्होंने क्या किया है कि लाइट का कलर पे आपको जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करा दिया, क्योंकि रेड लाइट होगी तो आपको पता है वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो फोकल लेंथ डिफरेंट बनेगी, ब्लू लाइट होगी तो फोकल लेंथ आपके पास डिफरेंट बनेगी। और इक्वेशन जो है वो, इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है। अब डिस्टेंस यू जो था, अब ये सेम वही वाला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और लेंस का, जिसने लास्ट टाइम वो क्वेश्चंस किए थे उसे याद होगा, यू वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लेंस का होता है, वैसे उन्होंने लिखा हुआ भी है। और वी वाला डिस्टेंस इमेज और लेंस का होता है। और अब आपने एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट करना है, चेंजिंग कलर ऑफ लाइट ऑन द फोकल लेंथ, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्ट गिवन होगा आपके पास, कलर फिल्टर्स आपकी चॉइस है, आप कलर फिल्टर्स यूज कर लो, लैंप आप वाइट लाइट ले लो और उसमें कलर फिल्टर्स लगा के आप कलर चेंज कर सकते हो। लेंस डेफिनेटली चाहिए होगा, स्क्रीन चाहिए होगी, मीटर रूलर भी गिवन है। तो ये apparatus आ गए। अदर apparatus नॉर्मली अवेलेबल इन स्कूल लेबोरेटरी कैन ऑल्सो बी यूज, उसका मार्क नहीं है, आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहते हो, आपकी हेल्प कर रहा है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपकी चॉइस है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इन योर प्लान यू शुड, अब ये देखो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, क्योंकि इसमें लाइट में तो डायग्राम लाजमी आती ही है, टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus। अच्छा, इसमें आपको मैं अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। जो हम इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे थे, ये आपके पास सिंपल सा सेटअप होगा। तो बेसिकली इसी को कॉपी पेस्ट करना है, आप लैंप बना दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर आप जो है वो कलर फिल्टर्स चेंज भी कर सकते हो, इसके आगे आप फिल्टर लगा दोगे तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर लेंस रखा हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन है, और वी आप मेंशन कर दोगे, यू आप मेंशन कर दोगे। ठीक है,
ठीक है, ये आपके पास पूरा सेटअप एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, डायग्राम के आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट ये है कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द मेजरमेंट यू वुड टेक। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस होगा एक्सपेरिमेंट वाला, तो फिर सेम आपने टेबल मेंशन करने हैं, बाकी पार्ट सेम होते हैं। और बाकी रिजल्ट आप कैसे ड्राइव करोगे। इस बार इन्होंने कांस्टेंट फैक्टर नहीं पूछा और अपैरेटस के बारे में नहीं लिखा, तो इस बार उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लिखना चाह रहे हो, आपकी चॉइस है, आप लिख सकते हो। जैसे लेंस तो हमारे पास एक ही रहेगा, तो उसका कोई मार्क नहीं है। आप लिख भी दोगे तो वो एडिशनल होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं है। आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी, डायग्राम हमारे पास सेम एज इट इज ये कॉपी पेस्ट होगी, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि उन्होंने कोई वैल्यूज रीडिंग्स मेंशन नहीं की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड की बात करते हैं डायग्राम के बाद। फर्स्ट पार्ट तो डायग्राम हो गया। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास एक क्लियर शार्प पिक्चर आ जाए, शार्प इमेज आ जाए स्क्रीन पे, क्योंकि जब तक क्लियर इमेज आएगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज क्लियर है ऑब्जेक्ट की या नहीं। तो अब आप ऑब्जेक्ट को मूव करो, लेंस को मूव करो, किसी को भी मूव कर लो, बस इमेज आपके पास क्लियर आनी चाहिए। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन टू गेट शार्प इमेज। ठीक है, ये सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये सबसे पहले आप लिखोगे। और उसके बाद जब वो फोकस हो जाएगा, ओके, और जैसे वो आपके पास फोकस हो जाएगा फिर आपने क्या करना है। अब जैसे ये फोकस हो गया लेट सपोज, तो आप यू और वी को मेजर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज आपके टेबल में काम आएंगी। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को भी देखो ना, तो इन्होंने भी ये वैल्यूज रिकॉर्ड की हुई हैं। तो अब आप जब ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल जाएगी कि प्लानिंग वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो आपको यू और वी की वैल्यू कंपलसरी नोट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो है वो यू और वी की वैल्यू लिख देते हैं कि हमें वो नोट करनी पड़ेगी। मेजर और रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, क्योंकि यू और वी ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसको कहा जा रहा है। ठीक है। और ये आप लिख दोगे कि हम इसको मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आपने डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद अब जो ये फॉर्मूला दिया था ना, अब इस फॉर्मूला में देखो सिर्फ यू और वी से मिलके बना हुआ है। तो अब इस फॉर्मूला का रेफरेंस देना भी आपको कंपलसरी है। ठीक है, कि आप फोकल लेंथ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो एक मार्क इसका भी आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको जो मार्किंग अब मिलेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिटेल्ड नहीं था बाकियों की तरह, एक आपको इस पे मिल जाएगा मार्क, एक मार्क इस पे मिल जाएगा, और थर्ड मार्क आपको मिलेगा वो फॉर्मूला वाले रेफरेंस को देने पे। ठीक है। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ। ठीक है, इक्वेशन आप दोबारा से लिख दो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एफ इज इक्वल्स टू यू वी ओवर यू प्लस वी। ठीक है, ये आपके पास एक मार्क आपको वो इसके लिए देंगे।
प्लस अब आप थर्ड पॉइंट आपका सेम वही होगा, रिपीट दी एक्सपेरिमेंट। एंड रिकॉर्ड दी वैल्यूज। क्यू एंड पी। ठीक है, तो आप सेम कलर के लिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे और उसकी वैल्यूज को नोट करोगे और उसके बाद फिर आप कलर चेंज करोगे। देन चेंज द कलर फिल्टर। ठीक है, और ये करने के बाद इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। अब टेबल का कॉन्सेप्ट है, तो टेबल अभी आपने वैसे दूसरे क्वेश्चन के रेफरेंस से देख ही लिया है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि टेबल में क्वांटिटीज क्या क्या आनी चाहिए। टेबल में ये कि पहले हम कलर लिखेंगे, ठीक है, और कलर के साथ फिर उसकी लेंथ्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, सीरियल नंबर कंपलसरी नहीं होता। उसके अलावा आपके पास कलर आएगा। ठीक है, आप जैसे रेड कलर लिखा, उसकी 4-5 रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली, फिर सेकंड रो स्टार्ट होगी, उसमें कलर चेंज किया, फिर उसकी रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली। कलर्स का कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, एवरेज इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरेज अगर आप लिखोगे तो यू के लिए आप एक अलग एवरेज कॉलम बनाओगे और वी के लिए एक अलग एवरेज कॉलम बनाओगे। आप इसमें जो लास्ट कॉलम लिख सकते हो ना, वो लास्ट कॉलम आप फोकल लेंथ का बना सकते हो, क्योंकि हमने उसको ड्राइव करके फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली थी। तो हम बजाय इसके कि हम एवरेज करें, हम उसकी फोकल लेंथ मेंशन कर देंगे लास्ट में, जो इक्वेशन से आपके पास रिकॉर्ड होकर रीडिंग्स आ रही हैं। तो ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में अगेन कंक्लूजन आपने बताना है, आप ग्राफ प्लॉट करोगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर आप उसका जो है वो, अब इसमें क्योंकि कलर्स है ना, अब आपके पास कलर्स और फोकल लेंथ आ रही है, तो कलर की तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसमें आप वो डॉट वाला जो न है वो नहीं बनाओगे, आप इसमें बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, जैसे रेड कलर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी वर्टिकल हाइट पर आ रही है, ब्लू कलर है, उसकी कितनी हाइट पर आ रही है। तो आप बार ग्राफ या बार चार्ट जिसको हम कहते हैं, वो आप बना सकते हो। ठीक है, जिससे आप फोकल लेंथ और कलर के साथ उसका रेशियो शो कर सको। ठीक है, जिस तरह हम बनाते हैं ना कि लेट सपोज 2020 में पेट्रोल की प्राइसेस ये थी, 2021 में पेट्रोल की प्राइसेस ये, तो उसमें बार ग्राफ बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बार ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है। ऑफ कलर फिल्टर्स टू द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ
ठीक है, तो वो बार ग्राफ बन जाएगा। जिस तरह से आपके पास, लेट सपोज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने यहाँ पे लिखा ये रेड कलर के लिए, ये ब्लू कलर के लिए, ये ग्रीन कलर के लिए, ये येलो के लिए, ये ऑरेंज के लिए। तो और इसमें यहाँ पे फोकल लेंथ लिख देंगे। तो जिस कलर की जितनी फोकल लेंथ आ रही होगी उस पे हम पॉइंट यहाँ पे मार्क करके और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। इसमें पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि कलर का कोई यूनिट नहीं होता, तो इस वजह से हम उसे प्लॉटिंग उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्वेश्चंस होते हैं प्लानिंग वाले। तो आप जब नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उन्हीं से आइडिया मिल जाएगा कि प्लानिंग वाले क्वेश्चंस को आपने किस तरह से हैंडल करना होता है। और लाइट वाले में ज़्यादातर वो आपको इसी तरह से देंगे क्योंकि यही डायग्राम रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब ये इसमें यही एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा वो कोई इतना डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि इतना टिपिकल लेवल पर जो है वो क्वेश्चंस ना आपके पास इंक्लूड है एटीपी में। प्रैक्टिकली तो हम कर सकते हैं लेकिन एटीपी में इतना जो है वो डिटेल हो नहीं सकता। इसलिए आपने लाइट में देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही रिपीटेड फॉर्म में चल रहे हैं, सेम लेंथ वाला प्रैक्टिकल। ठीक है, और जो आपने देखा है वो प्रिज्म और मिरर वाला होता है, उसके लिए तो बहुत डिटेल लिखनी पड़ती है। तो इतना डिटेल तो वो एटीपी में नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो कंफ्यूजन आएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आप नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और एटीपी वाले क्वेश्चंस को आप बस गो थ्रू कर लो इस तरह से मार्किंग स्कीम के साथ। फिर एक दो ट्राई कर लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, फिर आपने मार्किंग स्कीम देख ली। फिर जब आपने रिवीजन करना हो, बस गो थ्रू करना हो, तो आप मार्किंग स्कीम के साथ भी वेरी कर सकते हो और जो पॉइंट समझ नहीं आए वो आप डिस्कस कर लो। ठीक है।